हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 11 जुलाई, समय है मॉर्निंग 5 बजे। मॉर्निंग 5 बजे क्या करते हैं हम आपका दोस्तों क्विज़ करते हैं। क्विज़ क्या है, 5 क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन करते हैं, इनके आंसर करते हैं और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनका फुल हम क्या करते हैं दोस्तों, एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं आपको कल भी बताया था, मॉर्निंग के अंदर हम 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका 5 बजे 5 क्वेश्चन, उसके बाद इवनिंग में 6 PM पर भी हम करते हैं 10 क्वेश्चन। उसके अलावा अगर मैं 8 बजे की बात करूँ तो 8 बजे भी हम 8 से 10 टॉपिक करते हैं। तो कुल मिला के एक दिन के अंदर मैं 25 टॉपिक्स में कर रहा हूँ करंट अफेयर के। सो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द लाइक इतनी वास्ट कवरेज अगर हम करंट अफेयर की कर रहे हैं तो कुछ बचने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। सुमित 10 दोस्तों ये अपना कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन एन अकेडमी। देखो अन अकेडमी में जब भी आप जाते हो ना, सो यू हैव टू लाइक परचेज। अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो यू हैव टू लाइक आपको कोड्स, आपको जब सब्सक्राइब करते हो तो उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन के लेने के लिए एक आप रेफरल कोड की ज़रूरत होती है। तो रेफरल कोड जो है आप यूज़ करोगे दोस्तों क्या, सुमित 10। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं उनको गाइडेंस दूं, मैं उनके साथ रहूं थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं उनको गाइड करूं, दे कैन यूज़ दिस कोड। आप सुमित 10 कोड का यूज़ करेंगे एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% आपको करंट इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। अच्छा इतना ही नहीं दोस्तों, देखो डिस्काउंट तो है ही है, डिस्काउंट तो एक अलग बात है। जो बच्चे 2 साल का प्रोग्राम सोच रहे हैं 64,000 की जगह उनको ये प्रोग्राम कितने मिलेगा, 57,000। जो बच्चा 1 साल के लिए सोच रहा है, वन ईयर का प्राइस जो है 54,000 है। दे कैन कम एंड ज्वाइन दिस कोर्सेज एंड दे विल गेट दिस कोर्स एट 39,000। सो डिस्काउंट इज़ वन फैक्टर, एक चीज़ आपको मिल रही है। लेकिन सेकंड जो सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है दोस्तों, आपका गाइडेंस। गाइडेंस जो है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो गाइडेंस का ही रहता है ना। तो गाइडेंस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और उसी के लिए मैं आप लोगों के साथ में हूँ। सो गाइज आप इस कोड का यूज़ करेंगे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ, है ना। बाकी कॉल जगह जगह से आएंगे, जगह जगह के लोग आपको जगह जगह की बातें बोलेंगे, आपको नहीं सुनना, आपको नहीं मानना। बिकॉज आपको अगर मेरे से गाइडेंस चाहिए, आपको मेरे साथ जुड़ना है, तो आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा, सुमित 10। अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको। जब आप ज्वाइन करोगे तो फिजिकल को ज्योग्राफी भी मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी भी मिलेगा, इकोलॉजी का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कोड है, ये कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10 याद रखना है। इतने सारे कोर्सेज हैं, बस आपको ज्वाइन करना है अकेडमी, तो याद क्या रखना है आपको दोस्तों, कोड मेरा, और कोड क्या है, सुमित 10। पहला सवाल, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन से ये क्या है, चलिए। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं नैटमो। राष्ट्रीय एटलस और विशेषगत मानचित्र संगठन नैटमो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इट फंक्शन एज अ सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या कह रहा है दोस्तों, हाइड कर लेता हूं अपने आप को। इट फंक्शंस एज एन सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इट इज़ अ सोल अथॉरिटी फॉर डिपिक्टिंग नेशनल फ्रेमवर्क डेटा इन द फॉर्म ऑफ थीमेटिक मैप एंड एटलस। सबसे पहले बता दूं आपको, क्वेश्चन को पढ़ना है, अप्रोच करो, आराम से सोचो, ठीक है, इसके बारे में विचार करो। कोई बात नहीं, नहीं आता तो ऐसा नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपको आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इन दिस केस आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। पहला, नेटमो के बारे में पूछा है कि नेटमो जो है किसके अंडर में काम करता है, तो इट इज़ अ सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा, इट इज़ द सोल अथॉरिटी फॉर डिपिक्टिंग द नेशनल फ्रेमवर्क डेटा इन द फॉर्म ऑफ थीमेटिक मैप्स एंड एटलस। ये विशेषगत मानचित्रों और एटलस के रूप में राष्ट्रीय ढांचों के आंकड़े को चित्रित करने का एकमात्र अधिकार होता है। आपको बताना है विच ऑफ द अबव इज और आर गिवन जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। आप बताइए मुझे कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको मैं बता दूं बोथ ए एंड, दोनों के दोनों सही हैं दोस्तों। नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने अभी अभी हाल ही के अंदर पब्लिश क्या किया है दोस्तों, फोर्थ अपडेटेड वर्जन ऑफ द कोविड-19 का फोर्थ अपडेटेड वर्जन इन्होंने अपने डैशबोर्ड पे रखा है ना, अभी अभी ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर रखा है। नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में एक सबॉर्डिनेट ऑफिस के रूप में काम करता है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय है।
This organization was assigned with the responsibility in the field of thematic cartography and geographical research at the national level. इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर विशेषगत कार्टोग्राफी और भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में जिम्मेदारी के साथ में सौंपा गया है. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It is the sole authority for depicting national framework data in the form of thematic map and atlas to cater the actual picture of development and planning initiatives of the countries among the user. ये उपभोगकर्ताओं के बीच देश के निवास और नियोजन पहलों की वास्तविक तस्वीरों को पूरा करने के लिए विशेषगत नक्शों और एटलस के रूप में राष्ट्रीय ढांचे के आंकड़ों को चित्रित करने का एकमात्र अधिकार है. एनपीपीए की बात कर रहे हैं हम, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज. अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी. इससे संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी. एनपीपीए के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करो और बताओ. It is an attached office to the Government of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare. ये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है. It ensure accessibility and availability of only the national list of essential medicine to people at the affordable price. ये सस्ती कीमतों पर लोगों के लिए केवल आवश्यकता वाली दवाओं की राष्ट्रीय सूची की पहुंच और उपलब्धता को सुनिश्चित करता है. समझना बात को क्या है. कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर दोस्तों आपको पूछा गया करेक्ट है? तो आप बताओ. मैं वैसे बता दूं, मैं बता सकता हूं दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है. बोथ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट. इनकरेक्ट कैसे? देखो, पहली बात तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली फेयर के अंडर में काम नहीं करता. ठीक है, ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है. पहली बात. दूसरा, इसका काम तो है क्या? इंश्योर कराना असेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ओनली नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन. बट इसेंशियल मेडिसिन ओनली वर्ड गलत है. सिर्फ इसेंशियल मेडिसिन के लिए नहीं, बाकी मेडिसिन को भी जो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर लोगों को मिल सके उसके लिए भी ये आपका क्या होता है दोस्तों, इसको बेसिकली दिस अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल. ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है. सो रिसेंटली अब ये भी हुआ क्या है, मैं आपको बता दूं. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए अलाउड फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इसेंशियल ब्लड थिनर. एक ब्लड को, खून को पतला करने वाला है जिसका नाम है आपका हेपराइन. सो हेपराइन को के प्राइस 50% तक बढ़ाने की अनुमति अभी फिलहाल एनपीपीए ने, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने अभी रिसेंट में दी है. ठीक है. मेडिसिन डिक्शनरी. सो आपका हेपराइन जो है इज अमंग द एसेंशियल मेडिसिन दैट आर नीडेड फॉर द कॉम्बैटिंग द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक. ये कोविड-19 की जो महामारी है उसे मुकाबले के लिए आवश्यक है, उसमें इस्तेमाल की जा रही है. एनपीपीए इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर द प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट द अफोर्डेबल प्राइस. एनपीपीए दवाओं के मूल्य निर्धारणों के लिए एक स्वतंत्र नियामक है जो सस्ती कीमतों पर दवाओं को उपलब्धता को पहुंच को सुनिश्चित करता है. ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पर सारी दवाइयों को, है ना. ऐसा नहीं है कि आप इसमें ओनली एसेंशियल मेडिसिन के बारे में लिखा हो, सारी मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है. सो इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में काम करता है, उसके अंदर की बात यहाँ पे चल रही है दोस्तों आपका. उसके बाद इट रेगुलरली पब्लिश द लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड देयर मैक्सिमम सीलिंग प्राइस अंडर द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ, डैप्को के अंडर में ये पब्लिश करता है किसकी दोस्तों? मेडिसिन जो है उनकी मैक्सिमम सीलिंग प्राइस की, अधिकतम आप कितने में बेच सकते हो. मार्स ऑर्बिटर मिशन की हम बात करेंगे दोस्तों. ये क्या है इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं. कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्स ऑर्बिटर मिशन. मार्स ऑर्बिटर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो. पहला क्या है? इट इज द इजराइल फर्स्ट मिशन टू द रेड प्लैनेट एंड फर्स्ट एंट्री इनटू द इंटरप्लैनेटरी स्पेस फ्लाइट. ये लाल ग्रह पर इजराइल का पहला मिशन है और जो इंटरप्लैनेटरी स्पेस फ्लाइट का पहला विश्व प्रवेश है. द मिशन एम्स टू स्पेसिफाई सर्च ऑफ फॉर मीथेन इन द मार्शियन एटमॉस्फेयर. इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इसका लक्ष्य क्या है कि मीथेन के वातावरण में, आपके मार्स के वातावरण में मीथेन गैस है या नहीं है, है ना. मीथेन है तो मतलब आपका वाटर भी हो सकता है, लाइफ भी एग्जिस्ट वहां पर कर सकती है. ठीक है. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट. बताइए जल्दी. तो इस केस में अगर हम बात करें तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. इट इज एन फर्स्ट, ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये आपका इजराइल का पहला रेड प्लैनेट पर पहला मिशन है दोस्तों आपका, और पहली इंटरप्लैनेटरी स्पेस फ्लाइट है. रिसेंटली इसरो मंगलयान जो है कैप्चर्ड इमेजेस ऑफ फोबोस, बिगेस्ट मार्स ऑफ द मून. फोबोस जो है, फोबोस, डीमोस, ये मैंने बताया था, ये मार्स के क्या हैं दोस्तों आपकी सैटेलाइट है.
हाल ही में इसरो का मंगलयान, मंगल से जो है आपका चंद्रमा जो फोबोस है उसकी छवि को अभी कैप्चर किया है, जो इसरो ने मंगलयान भेजा था उसको। द मार्स कलर्स कैमरा ऑन बोर्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन हैज कैप्चर्ड द इमेज ऑफ द फोबोस। किसने इमेज कैप्चर की वो मैंने आपको बता दिया। अभी जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, MOM की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल्सो कॉल्ड एज मंगलयान इन द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द रेड प्लैनेट एंड द फर्स्ट एंट्री इन टू द इंटरप्लैनेटरी स्पेस फ्लाइट। The mission is to explore and observe the Mars surface feature, morphology, mineralogy and Martian atmosphere. मिशन मंगल की सतह, सुविधाओं, आकृति, विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण के पता लगाने और उसका निरीक्षण करना है। फर्दर अ स्पेसिफिक सर्च फॉर मीथेन इन द मार्शियन एटमॉस्फेयर। हम चाहते हैं मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन के लिए एक विशिष्ट खोज की जाए। दिस विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट। ये बताएगा कि पास्ट में लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही थी, ये बात बताएगा। आइस इन द इटालियन अल्प्स, देखो वहाँ पर रेड आइस देखी गई है, लाल बर्फ। अब इसके बारे में क्या है, वास्तव में लाल बर्फ नहीं है, इसके अंदर एक एल्गी है, ठीक है, रेड कलर की ना एक एल्गी है, जिसकी वजह से बर्फ़ का कलर रेड हो जाता है। अब उससे नुकसान है, रेड कलर होता है ना, तो उससे बहुत सारे नुकसान है। क्या क्या नुकसान है उसके बारे में बताऊंगा आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आइस इन द इटालियन अल्प्स दैट टर्न पिंक। अभी आपको बताना क्या कि जो पिंक कलर दिखा है, जब पिंक ह्यूज इज कॉज्ड बाय द एल्गी दैट एक्सेलरेट द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हाँ, गुलाबी रंग शैवाल के कारण होता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को तेज करता है। द आइस विद द एल्गी ऑन इट्स सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर देन 80% ऑफ द सन रेडिएशन। इसकी सतह पर जब शैवाल में जो बर्फ के साथ में जो शैवाल है, जो एल्गी है, इससे सूर्य की विकिरणें 80% से अधिक को क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो रही है। सन की रेडिएशन क्या हो रही है, आपस 80% रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं, देखो पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था ये तो एल्गी है। दूसरी बात देखो, जब एल्गी आएगी तो क्या होगा, आइस जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में सूर्य की लाइट को आपका रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एल्बिडो। अगर उसके अंदर एल्गी हो गया तो वो 80% थोड़ी ना रिफ्लेक्ट कर पाएगा, तो वो रिफ्लेक्टिविटी एल्बिडो कम हो जाएगी, तो दूसरा गलत है। और एल्बिडो कम होगी, इसका मतलब सूरज की लाइट को बर्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, तो ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित, और जितना ज़्यादा अवशोषित करेगी फिर उतना ही ज़्यादा आइस की मेल्टिंग प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रही बात। तो रिसेंटली द आइस इन द इटली अल्प्स हैज़ टर्न पिंक। हाल ही में इटली के अल्प्स में बर्फ जो है वो आपका गुलाबी आपको बेसिकली देखने को मिली है, गुलाबी जो है वो हो गई है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द पिंक ग्लेशियल आइस इज कॉज्ड ड्यू टू द एल्गी दैट एक्सेलरेट द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, है ना। रिपोर्टों के अनुसार अगर माने ना, तो ये जो बर्फ गुलाबी हुई है ना, ये बेसिकली किसकी वजह से हुई है, आपका जो है एल्गी है उसके कारण हुई है। ओके, चलिए। नॉर्मली मैंने क्या बोला, बर्फ जो है 80% सूर्य की विकिरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, नॉर्मली की बात। इसको हम बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं इसको, एल्बिडो। लेकिन जब एल्गी आ जाती है तो ये एल्गी क्या करने लगती है, इसको एब्जॉर्ब करने लगती है, तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाती है। एल्बिडो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो एब्जॉर्ब करेगी। जितनी ज़्यादा बर्फ एब्जॉर्ब करेगी आपकी सनलाइट को, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगी, फास्ट में क्या करेगी, वो मेल्ट करेगी, ठीक है। एवरीथिंग दैट डार्कन्स द स्नो कॉज इट टू मेल्ट बिकॉज इट एक्सेलरेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, ठीक है भाई। जो भी बर्फ के रंग को डार्क करेगा, अब लाल कलर है तो भी डार्क कर रहे हैं ना, तो जितना आप डार्क करोगे एब्जॉर्प्शन उतना बढ़ेगा और उतनी ही एल्बिडो उसकी क्या होगी, डिक्रीज। एल्बिडो का मतलब है कितना ट्रांसफर करती है वो सनलाइट को। तो नॉर्मल टाइम पे बर्फ जो है वो 80% सूरज की लाइट को वापस भेज देती है। मोर एल्गी अपीयर्स एज द आइस मेल्ट मोर रैपिडली गिवन दैम वाइटल वाटर एंड द एयर। अधिक शैवाल दिखाई देते हैं, क्योंकि क्या देखो, जितनी जल्दी बर्फ मेल्ट होगी उतना ज़्यादा पानी बनेगा, उतनी ज़्यादा हवा जाएगी, तो एल्गी और फैलेगी, तो ये फिर क्लाइमेट चेंज वाले इफेक्ट जो उनको ट्रिगर करेगी। समझ में आ रही बात आपको। चलिए अगला सवाल जो है दोस्तों वो क्या है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार मेरे साथ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है आपका नेतजान परमाणु परिसर, नेतजान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज वन ऑफ द मेन यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नेतजान परमाणु परिसर जो अक्सर हाल ही में खबरों में देखा गया है, निम्न में से किस देश का मुख्य यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है। तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ईरान के अंदर अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था आपका, है ना। और इसके फायर हैज़ बर्न ईरान अंडरग्राउंड आपका नेटंज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज़, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो एन इंसिडेंट हैपन्स रिसेंटली एट द वेयर हाउसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका
नेटांज परमाणु परिसर के अंदर, नेटांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन द सेंट्रल ईरान, अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ है ना, तो उसमें आपको आग वाग लगी है बेसमेंट के अंदर, उसमें दिखा दिया है हमें। तो नेटांज इन द वन ऑफ द ईरान मेन यूरेनियम एंड एनरिचमेंट प्लांट, ये आपका एकमात्र आपका जो वन ऑफ दी लाइक आपका यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। अच्छा दोस्तों, आप यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर्सनल आईडी है मेरी। बाकी जिन बच्चों को यार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, आप अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम क्या है दोस्तों, मिशन IAS, मिशन IAS 2020, और दूसरा प्रोग्राम है दोस्तों आपका मिशन IAS 2021। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन मेल मी at sumitrathi3@gmail.com, आप मेरे को मेल करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल इस पे फॉलो कर लो फॉर द PDFs, ओके। जो बच्चा अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है, दे कैन इंस्टॉल दी अनअकैडमी ऐप। आप गोल चूज़ कीजिए UPSC CSE, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन देखो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बेस्ट है, 24 मंथ का कितने का पड़ता है, 64,000 का, और ये आप कितने में ले सकते हो, 57,000 में। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ का, वो कितने का है आपका, 44,000, और ये आप कितने में ले सकते हो, 39,000 का। तो पहली बात तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या मिलेगी आपको दोस्तों, गाइडेंस, ठीक है। सेकंड आपको क्या मिलेगी, गाइडेंस। सो ये दोस्तों याद रखना, आपको कोड क्या यूज़ करना है, सुमित10। कोई आपको कोई भी कोड बोले, अगर आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए तो आप कोड मेरा ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको किसी और से गाइडेंस चाहिए तो मेरा कोड यूज़ मत करना, ठीक है ना, सिंपल है। सो अगर आप दूसरा कोड यूज़ करते हैं तो मेरे पास डेटा नहीं आएगा एंड आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, ओके। चलिए, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।